समझना है कि कैसे पंजाब के अमृतसर में घटी इस एक घटना ने उस विशाल ब्रिटिश साम्राज्य की जड़ों को पूरी तरह से खोखला कर दिया। वो साम्राज्य जिसके बारे में कहा जाता था कि उसका सूरज कभी डूबता नहीं है। एग्जैक्टली। तो चलिए इस पूरे घटनाक्रम के पन्नों को परत दर परत खोलते हैं। ये समझते हैं कि बैसाखी के उस उत्सव वाले दिन अचानक ऐसा क्या हुआ जिसने भारतीय इतिहास की पूरी दिशा ही पलट कर रख दी। इस डॉक्यूमेंट्री के अंशों में जिस तरह से उस दौर की ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीरों और अखबारों की कटिंग को पेश किया गया ना, वो बहुत पावरफुल है। हाँ, वो तस्वीरें देखकर ही एक घुटन का एहसास होता है। बिल्कुल, वो हमें 1919 के भारत के उस तनावपूर्ण माहौल का सीधा एहसास कराता है। मतलब इस घटना की जड़ों को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, प्रथम विश्व युद्ध के ठीक बाद के समय में। जहां तक मुझे याद है, भारतीयों ने उस युद्ध में ब्रिटेन का बहुत साथ दिया था, है ना? हाँ, काफी बड़ा योगदान था, और वो भी इस उम्मीद में कि युद्ध खत्म होने के बाद उन्हें कुछ राजनीतिक रियायतें मिलेंगी, शायद स्वशासन यानी सेल्फ रूल की ओर कोई कदम उठाया जाएगा। लेकिन हुआ इसका बिल्कुल उल्टा। सही कहा। ब्रिटिश सरकार ने रियायतों की जगह रॉलेट एक्ट के रूप में एक ऐसा कानून थोप दिया जिसने नागरिक अधिकारों को पूरी तरह से कुचल कर रख दिया। और डॉक्यूमेंट्री में इस कानून का एक बहुत भारी भरकम सा आधिकारिक नाम भी बताया गया है, द अनार्किकल एंड रेवोल्यूशनरी क्राइम्स एक्ट ऑफ 1919। ये नाम ही अपने आप में सत्ता की जो असली मंशा थी उसे साफ कर देता है। बिल्कुल। अगर हम इसे आज के संदर्भ में समझने की कोशिश करें तो सोचकर देखिए कि एक ऐसा सिस्टम लागू कर दिया जाए जहां हेबियस कॉर्पस यानी बंदी प्रत्यक्षीकरण का अधिकार ही खत्म हो जाए। मतलब पुलिस आपको कभी भी उठा ले? हाँ, पुलिस सड़क से उठाए, बिना कोई कारण बताए सीधा जेल में डाल दे। ना कोई वकील हो, ना कोई दलील हो, और ना ही अदालत में अपील करने का कोई हक बचे। ये तो मतलब कानून व्यवस्था तो बिल्कुल नहीं हुई। वही तो, ये तो सीधे तौर पर एक पुलिस स्टेट बनाने वाली बात हो गई, एक डर का साम्राज्य स्थापित करने की रणनीति। और यही डर उस समय ब्रिटिश प्रशासन का सबसे बड़ा हथियार बन चुका था। वे किसी भी कीमत पर भारत पर अपनी पकड़ ढीली नहीं होने देना चाहते थे। शायद इसीलिए इस कानून के तहत प्रेस की स्वतंत्रता पर भी कड़े प्रतिबंध लगा दिए गए थे। बिल्कुल, प्रेस पर पाबंदी थी, सरकार बिना वारंट के किसी के भी घर की तलाशी ले सकती थी, और इसी के विरोध में महात्मा गांधी ने जब एक देशव्यापी सत्याग्रह का आह्वान किया तो पूरे देश में एक अभूतपूर्व ऊर्जा आ गई। मैंने पढ़ा है कि हिंदू और मुस्लिम एक साथ मिलकर हड़ताल कर रहे थे, सड़कों पर शांतिपूर्ण मार्च निकाल रहे थे। हाँ, ये एकजुटता अंग्रेजों के लिए बहुत डरावनी थी, और अमृतसर इस विरोध का एक बहुत बड़ा केंद्र बनकर उभर रहा था। दस्तावेजों में यहाँ दो बहुत ही प्रमुख चेहरों का जिक्र बार बार आता है, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल। ये दोनों अमृतसर के बहुत बड़े नेता थे। तो मैं यहाँ ये समझना चाह रही थी कि क्या सिर्फ इन दो नेताओं की गिरफ्तारी ही वो चिंगारी थी जिसने अमृतसर के हालात को इतना बेकाबू कर दिया? मतलब एक पूरे शहर का प्रशासन अचानक इतना घबरा क्यों गया था? देखिए, डॉक्टर किचलू और डॉक्टर सत्यपाल सिर्फ स्थानीय नेता भर नहीं रह गए थे। वे हिंदू मुस्लिम एकता के बहुत बड़े प्रतीक बन चुके थे। अच्छा, तो प्रशासन को उनकी लोकप्रियता से डर था? सिर्फ लोकप्रियता नहीं, रामनवमी के त्योहार पर अमृतसर में जो जुलूस निकला था ना, उसमें दोनों समुदायों ने जिस तरह मिलकर हिस्सा लिया, उसने ब्रिटिश अधिकारियों के मन में सीधे 1857 के विद्रोह की यादें ताजा कर दी। अरे बाप रे, मतलब उन्हें लगा कि फिर से कोई बहुत बड़ी बगावत होने वाली है। एग्जैक्टली। उन्हें लगा कि अगर ये एकता कायम रही तो सत्ता उनके हाथ से पक्का निकल जाएगी। इसीलिए 10 अप्रैल को प्रशासन ने बहुत ही गुप्त तरीके से इन दोनों नेताओं को गिरफ्तार कर लिया और उन्हें शहर से बाहर किसी अज्ञात स्थान पर भेज दिया। हाँ, बिना किसी को बताए। अब जाहिर सी बात है, जब किसी समुदाय के सबसे सम्मानित चेहरों को इस तरह रातों रात गायब कर दिया जाए तो जनता का भड़कना तो बहुत स्वाभाविक है। बिल्कुल स्वाभाविक है। डॉक्यूमेंट्री में उन दिनों की जो तस्वीरें हैं वो दिखाती हैं कि कैसे लोग शांतिपूर्ण तरीके से ब्रिटिश अधिकारियों के पास सिर्फ ये पूछने गए थे कि उनके नेता कहाँ हैं। उनका मकसद कोई हिंसा करना नहीं था शुरू में। लेकिन वहीं पर ब्रिटिश पुलिस ने उस शांतिपूर्ण भीड़ पर गोलियां चला दी, जिसमें कई लोग मारे गए, और मुझे लगता है इसके बाद ही शहर में असल हिंसा भड़की। सही कह रही हैं। उस गोलीबारी के बाद भीड़ बेकाबू हो गई, कुछ ब्रिटिश इमारतों को जलाया गया और कुछ यूरोपीय नागरिकों की हत्या भी हुई। और शायद इसी हिंसक प्रतिक्रिया ने ब्रिटिश प्रशासन को वो बहाना दे दिया जिसकी उन्हें तलाश थी। बिल्कुल सही। उन्होंने इसे एक बगावत मान लिया और पूरे शहर का नियंत्रण सेना को सौंप दिया, और यहीं पर इसी बिंदु पर जनरल रेजिनाल्ड डायर का अमृतसर में प्रवेश होता है।
वही डायर जिसने शहर में आते ही मार्शल लॉ लगा दिया था। हाँ, और उस मार्शल लॉ के तहत किसी भी तरह की सार्वजनिक सभा या 4 से अधिक लोगों के एक जगह इकट्ठा होने पर सख्त पाबंदी लगा दी गई थी। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा विरोधाभास है जिस पर हमारी स्रोत सामग्री बहुत जोर देती है। 13 अप्रैल को बैसाखी का दिन था। बहुत बड़ा त्योहार है पंजाब का। एग्जैक्टली। आसपास के गांवों से हजारों लोग अपने परिवार के साथ, छोटे छोटे बच्चों के साथ अमृतसर आए हुए थे। अब उस समय कोई सोशल मीडिया तो था नहीं, न ही कोई लाउडस्पीकर का इतना बड़ा नेटवर्क था। हाँ, सूचना पहुंचने का कोई जरिया ही नहीं था गांव तक। तो बहुत से ग्रामीणों को तो इस मार्शल लॉ या सभाओं पर लगे प्रतिबंध के बारे में कुछ पता ही नहीं था। वे तो बस स्वर्ण मंदिर में दर्शन करने और पास ही लगने वाले पशु मेले में हिस्सा लेने आए थे। बिल्कुल, और दोपहर होते होते जब वो थक गए तो वे आराम करने या अपने नेताओं के बारे में जानने के लिए जलियांवाला बाग में जुटने लगे। और यहीं पर जलियांवाला बाग का जो भूगोल है वो इस पूरी त्रासदी का एक बहुत बड़ा और बहुत क्रूर पहलू बनकर सामने आता है। हाँ, डॉक्यूमेंट्री में इसका जो नक्शा दिखाया गया है ना, उसे देखकर सच में रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मैंने भी देखा वो नक्शा। नाम में बाग है तो लोग सोचते हैं कोई हरा भरा खुला पार्क होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था। वो एक बंजर सूखा सा खाली मैदान था जो चारों तरफ से ऊंची ऊंची इमारतों की पिछली दीवारों से घिरा हुआ था। एक तरह से वो एक बंद डिब्बा था। बिल्कुल, बाहर निकलने के लिए सिर्फ 3 या 4 बहुत ही संकरी गलियां थीं और मुख्य प्रवेश द्वार भी इतना छोटा था कि वहां से एक बार में गिने चुने लोग ही निकल सकते थे। और उसी एकमात्र निकास द्वार पर शाम के करीब 5:30 बजे जनरल डायर अपनी टुकड़ी के साथ आकर खड़ा हो जाता है। पूरी तैयारी के साथ आया था वो। डॉक्यूमेंट्री के नोट्स में स्पष्ट लिखा है कि वो अपने साथ मशीन गन से लैस 2 बख्तरबंद गाड़ियां भी लाया था, लेकिन गली इतनी संकरी थी कि वे गाड़ियां अंदर नहीं जा सकीं। डायर अपने सैनिकों को, जिनमें गोरखा और बलूच रेजिमेंट के जवान थे, एक ऊंचे टीले पर तैनात कर देता है। देखिए, सैन्य कार्यवाही के कुछ बुनियादी नियम होते हैं दुनिया भर में। किसी भी भीड़ को तितर बितर करने से पहले उन्हें एक चेतावनी दी जाती है। हाँ, हवा में फायर किया जाता है या लाउडस्पीकर पर बोला जाता है। लेकिन डायर ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। उसने आते ही अपने सैनिकों को पोजीशन लेने का आदेश दिया और सीधा बिना कुछ सोचे फायर कह दिया। बिना कोई चेतावनी दिए फायरिंग शुरू कर देना, यहाँ मेरी समझ एक सैन्य अधिकारी की मानसिकता पर आकर बिल्कुल अटक जाती है। ये समझना मुश्किल है कि उसके दिमाग में क्या चल रहा था। बाहर निकलने का रास्ता खुद फौज ने रोक रखा है। सामने निहत्ती भीड़ है जिसमें महिलाएं और छोटे बच्चे तक शामिल हैं, और जो लोग वहां से भागने की कोशिश भी कर रहे हैं ना, उन पर चुन चुन कर गोलियां बरसाई जा रही हैं। बिल्कुल। तो क्या ये किसी भी तरह से भीड़ को नियंत्रित करने का कदम हो सकता है? मुझे तो ये सीधे सीधे एक सोची समझी हत्या की रणनीति लगती है जिसका मकसद सिर्फ और सिर्फ दहशत फैलाना हो। और आपकी ये बात बिल्कुल सही है। डायर के खुद के बयान जो उसने बाद में दिए वो इस बात की पुष्टि करते हैं। अच्छा, उसने खुद माना था ये? हाँ, जब बाद में उससे जांच में पूछा गया कि उसने ऐसा क्यों किया, तो उसका जवाब बहुत ही ठंडा और खौफनाक था। उसने साफ कहा कि उसका मकसद भीड़ को हटाना था ही नहीं। तो फिर मकसद क्या था? उसका मकसद था पूरे पंजाब में एक, उसके शब्दों में कहूं तो, मॉरल इफेक्ट, यानी मॉरल इफेक्ट पैदा करना। मॉरल इफेक्ट? इतने लोगों की जान लेकर? हाँ, वो असल में भारतीयों के दिलों में एक ऐसा गहरा आतंक बैठाना चाहता था ताकि भविष्य में कोई भी कभी ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ सिर उठाने की हिम्मत ही ना कर सके। ये तो बहुत ही क्रूर मानसिकता है। 1650 राउंड। डॉक्यूमेंट्री में ये आंकड़ा बहुत प्रमुखता से उभर कर आता है। लगातार 10 मिनट तक गोलियां चलती रहीं। और तब तक चलती रहीं जब तक कि सैनिकों का गोला बारूद लगभग खत्म नहीं हो गया। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि गोलियां उन जगहों पर सबसे ज्यादा दागी गईं जहां भीड़ सबसे घनी थी। जहां लोग दीवारों पर चढ़कर बाहर कूदने की कोशिश कर रहे थे, सैनिकों ने जानबूझकर उसी तरफ निशाना लगाया। दस्तावेजों में एक बहुत ही दर्दनाक दृश्य का जिक्र है। बाग के बीचों बीच एक कुआं था ना? हाँ, शहीदी कुआं। लोग उन अंधाधुंध गोलियों से बचने के लिए उस कुएं में अंधाधुंध कूदने लगे। उस कुएं से बाद में 120 से ज्यादा लाशें निकाली गई थी। सोचिए, लोग अपनी जान बचाने के लिए कूदे थे, लेकिन वहां भी उन्हें एक दूसरे के ऊपर गिरने और दम घुटने से मौत ही मिली। रोंगटे खड़े कर देने वाला मंजर रहा होगा वो। जो दीवारों पर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे, वे भी गोलियों से छलनी होकर वहीं गिर पड़े। उन दीवारों पर आज भी गोलियों के वे निशान मौजूद हैं जो उस दिन की बर्बरता की मूक गवाही देते हैं। और मुझे लगता है क्रूरता यहीं खत्म नहीं होती। जब 10 मिनट बाद फायरिंग रुकी और डायर अपने सैनिकों के साथ वापस लौट गया,
तो उसने घायलों के लिए कोई भी चिकित्सा सहायता नहीं छोड़ी। बिल्कुल नहीं। उसमें तो पूरे शहर में सख्त कर्फ्यू लगा रखा था। हाँ, और उसी कर्फ्यू के कारण रात के अंधेरे में शहर का कोई भी डॉक्टर या कोई आम नागरिक उन तड़पते हुए घायलों की मदद के लिए बाग में नहीं जा सका। किसी को बाहर निकलने की इजाजत ही नहीं थी। लोगों को अपने तड़पते हुए बच्चों और परिजनों के साथ उसी खून से सनी मिट्टी पर पूरी रात गुजारनी पड़ी। पानी की एक बूंद के लिए लोग तरसते रहे। ये तो मतलब अमानवीयता की चरम सीमा है। और इस अमानवीयता को दुनिया से छुपाने के लिए ब्रिटिश सरकार ने इसके बाद जो आंकड़ों का खेल खिलाना, वो इस डॉक्यूमेंट्री का एक और बहुत अहम हिस्सा है। हाँ, आंकड़ों में तो बहुत बड़ा हेरफेर किया गया था। देखिए, जब भी सत्ता इतना बड़ा नरसंहार करती है तो उसकी पहली कोशिश हमेशा सच्चाई पर पर्दा डालने की होती है। ब्रिटिश सरकार की जो आधिकारिक रिपोर्ट आई, उसमें दावा किया गया कि केवल 379 लोग मारे गए हैं। सिर्फ 379, जबकि मैदान में 1000 से ज्यादा लोग मारे गए थे, हजारों घायल हुए थे, और सरकार कह रही है सिर्फ 379। ये तो सीधे सीधे दुनिया की आंखों में धूल झोंकने वाली बात थी। बिल्कुल। मदन मोहन मालवीय जी और इंडियन नेशनल कांग्रेस द्वारा जो स्वतंत्र जांच की गई थी, उसके आंकड़े इन सरकारी आंकड़ों से बहुत अलग थे और बेहद खौफनाक भी थे। और इसी भारी दबाव और देश भर में उठ रहे भारी आक्रोश के बीच ब्रिटिश सरकार को मजबूरन एक जांच आयोग का गठन करना पड़ा, जिसे डिसऑर्डर्स इंक्वायरी कमेटी कहा गया था। हाँ, और इतिहास में हम इसे हंटर आयोग के नाम से ज्यादा जानते हैं। इस आयोग में कुछ भारतीय सदस्य भी शामिल किए गए थे, जैसे चिमनलाल सीतलवाड़। मैंने पढ़ा है कि उन्होंने डायर से बहुत ही तीखे सवाल किए थे जांच के दौरान। बिल्कुल, उन्होंने डायर को कटघरे में खड़ा कर दिया था। लेकिन जब मैं स्रोतों में हंटर आयोग का अंतिम नतीजा पढ़ती हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये कोई न्याय नहीं था, बल्कि न्याय व्यवस्था का एक बहुत ही भद्दा मजाक था। आप ऐसा क्यों कह रही हैं? क्योंकि डायर ने आयोग के सामने बिना किसी पछतावे के स्वीकार किया था कि उसने जानबूझकर फायरिंग की और घायलों की मदद भी नहीं की। उसने बड़े घमंड से ये बातें मानी थी। तो इतनी बेबाकी से अपना जुर्म कबूलने के बाद भी उसे कोई आपराधिक सजा नहीं दी गई, कोई कोर्ट मार्शल नहीं हुआ, कोई जेल नहीं हुई। हाँ, सजा के नाम पर उसे सिर्फ उसकी मौजूदा जिम्मेदारी से हटा के वापस इंग्लैंड भेज दिया गया। बस इतने बड़े नरसंहार के लिए सिर्फ नौकरी से निकाल दिया। ब्रिटिश सरकार का इसके पीछे जो तर्क था ना, वो उनके खोखले न्याय की पूरी पोल खोल देता है। सरकार ने माना कि डायर ने, उनके शब्दों में, ईमानदारी से लेकिन गलत निर्णय लिया। ऑनेस्ट बट मिस्टेकन जजमेंट। हाँ, उन्होंने इसे एक सैन्य अपराध या नरसंहार मानने के बजाय सिर्फ एक प्रशासनिक भूल करार दे दिया। एक प्रशासनिक भूल? मतलब किसी ने एक बंद मैदान में हजारों निहत्थे लोगों पर मशीन गन चलवा दी और उसे एक ऐसी गलती माना गया जैसे किसी अधिकारी ने कोई गलत फाइल साइन कर दियो। यही तो विडंबना थी उस सिस्टम की। एक भारतीय नागरिक की जान की कीमत ब्रिटिश साम्राज्य की नजरों में इतनी सस्ती थी कि हजारों मौतों के बदले सिर्फ एक अंग्रेज अधिकारी का डिमोशन किया गया। ये फैसला तो भारतीयों के लिए मतलब जले पर नमक छिड़कने से भी कहीं आगे की बात थी। ये एक सीधा अपमान था कि ब्रिटिश व्यवस्था मूल रूप से न्यायपूर्ण है। उन्हें लगता था कि अंग्रेज कानून को मानते हैं। वे सोचते थे कि अगर वे संवैधानिक तरीके से अपनी बात रखेंगे तो अंग्रेज उन्हें डोमिनेंट स्टेटस जैसी राजनीतिक रियायतें दे देंगे। लेकिन डायर की उन अंधाधुन गोलियों और फिर हंटर आयोग की उस बकवास रिपोर्ट ने यह साबित कर दिया कि कोई भी संवैधानिक तरीका अब काम नहीं आने वाला। बिल्कुल, उनका भ्रम टूट चुका था। जब आपके सामने एक ऐसा साम्राज्य हो जो आपके खून से होली खेल सकता है और फिर उस खून को प्रशासनिक भूल बताकर अपने अधिकारियों को सम्मानित कर सकता है, तो उसके साथ किसी भी तरह का सहयोग करना तो अपने ही आत्मसम्मान की हत्या करने जैसा है ना। और इसी आत्मसम्मान की रक्षा के लिए साहित्य के नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर ने एक बहुत ही ऐतिहासिक कदम उठाया। उन्होंने अपनी उपाधि लौटा दी थी ना। जी, उन्होंने भारत के वायसरॉय को एक बेहद कड़ा पत्र लिखा और अपनी नाइटहुड की जो प्रतिष्ठित उपाधि थी वो अंग्रेजों को वापस लौटा दी। ये बहुत बड़ी बात थी उस समय। उनके उस पत्र के शब्द आज भी गूंजते हैं। उन्होंने लिखा था कि सम्मान के ये तमगे हमारे अपमान को और भी अधिक उजागर करते हैं। एक महान कलाकार का ये विरोध मतलब किसी भी राजनीतिक भाषण से कहीं ज्यादा भारी था। बिल्कुल। और अगर राजनीतिक मोर्चे की बात करें तो महात्मा गांधी, जो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों की मदद कर रहे थे और ब्रिटिश न्याय में थोड़ा बहुत विश्वास भी रखते थे, उनका भी पूरी तरह से मोहभंग हो गया। हाँ, गांधी जी ने तो इस हुकूमत को शैतानी सरकार का नाम दे दिया था। जलियांवाला बाग ने गांधी जी को यह स्पष्ट कर दिया कि अब सिर्फ छोटे मोटे सुधारों से काम नहीं चलेगा।
और शायद इसी के परिणाम स्वरूप उन्होंने 1920 में असहयोग आंदोलन की नींव रखी। एग्जैक्टली, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। अब ये तय हो चुका था कि इस अन्यायपूर्ण सरकार के साथ किसी भी स्तर पर, चाहे वो स्कूल हो, अदालत हो या विदेशी कपड़े हों, कोई सहयोग नहीं किया जाएगा। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बदलाव है हमारी हिस्ट्री में। जो लड़ाई कल तक सिर्फ कुछ अधिकारों या डोमिनियन स्टेटस के लिए लड़ी जा रही थी, जलियांवाला बाग की खून से सनी मिट्टी ने उस लड़ाई को सीधे पूर्ण स्वराज्य यानी पूर्ण स्वतंत्रता की ओर मोड़ दिया। एकदम सही। उस दिन उस बाग में जो खून बहा, उसने कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक पूरे देश को एक सूत्र में बांध दिया कि अब यह साम्राज्य और अधिक दिन हमारे ऊपर राज नहीं कर सकता। दस्तावेजों के अंतिम अंश भी इसी बात पर जोर देते हैं कि इस घटना ने भारतीय राष्ट्रवाद को एक नई और उग्र दिशा दी। शहीद भगत सिंह और उधम सिंह जैसे युवा क्रांतिकारियों पर भी तो इसका बहुत गहरा असर हुआ था। बिल्कुल, उनके मन में भी आज़ादी की जो ज्वाला भड़की, उसकी जड़ें जलियांवाला बाग की उसी लाल मिट्टी में ही तो थीं। उधम सिंह तो खुद उस दिन वहां मौजूद थे। तो आज की इस गहरी पड़ताल को समेटते हुए जब हम 1919 के उन दस्तावेजों और दर्दनाक तस्वीरों से बाहर आते हैं, तो एक बहुत ही गहरा विचार जहन में आता है। बताइए। जलियांवाला बाग ने सिर्फ भारत के इतिहास को ही नहीं बदला, बल्कि मुझे लगता है कि वैश्विक स्तर पर भी साम्राज्यवाद की नैतिक हार की शुरुआत कर दी थी। सही कहा। जो साम्राज्य खुद को दुनिया में सभ्यता और कानून का रक्षक बताता था, उसका असली और क्रूर चेहरा पूरी दुनिया के सामने बेनकाब हो गया था। और यहाँ सोचने वाली बात यह है कि आज भी, मतलब एक सदी बीत जाने के बाद भी, आधुनिक दुनिया में जब सत्ता और शांतिपूर्ण विरोध का आमना सामना होता है, तो क्या हम भीड़ नियंत्रण और दमन के बीच की उस बारीक रेखा को पहचान पाते हैं? वो रेखा जो 13 अप्रैल 1919 को हमेशा